ओके। सो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था द मैकेनो रिसेप्टर्स, जिसमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स और हियरिंग आती है, और हमने इन्वर्टिब्रेट के मैकेनो रिसेप्टर्स हम लोगों ने कल कर लिए थे। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर की, तो मैमेलियन ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कंसिडरिंग द ह्यूमन ईयर एज एन एग्जाम्पल, तो इसमें आप ये देखिए कि आपको मालूम है कि ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। तो जो आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर है उसमें आता है फ्लैप लाइक ईयर पिन्ना, एंड उसके बाद आती आती है ऑडिटरी कैनाल। बोथ दीज स्ट्रक्चर्स दे फॉर्म द आउटर ईयर। अब इंटरनल ईयर जो है, इट टर्मिनेट्स, सॉरी, आउटर ईयर टर्मिनेट्स इनटू अ टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या है? एक मेम्ब्रेन है। और टिम्पैनम के अंदर का जो हिस्सा है वहां से स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में एक कैविटी होती है, और इस कैविटी में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। और मिडिल ईयर में ही एक और कैनाल होती है विच इज नोन एज द यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है विद द फेरिंग्स और द माउथ। तो अगर कभी एयर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो उसको रिलीज करती है माउथ में। ठीक है। अगर अनइक्वल एयर प्रेशर हो जाता है कई बार ड्यूरिंग अ टेक ऑफ, या अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जो कान में वो दर्द होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है मिडिल ईयर में। और जब तक वो रिलीज नहीं होता है तो कान में दर्द महसूस होता है, अनइक्वल एयर प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से कान में दर्द महसूस होता है। और इसको रिलीव किया जा सकता है बाय swallowing। आप कोई चीज सटकते हैं या आप च्यू करते हैं, जैसे आप बबल गम या च्युइंग गम आप चबाते हैं या हार्ड कैंडी चबाते हैं, या फिर यॉनिंग के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो मिडिल ईयर में वी हैव 3 बोन्स, छोटी छोटी बोन्स हैं। सबसे पहला है मैलियस और हैमर, उसके बाद इनकस और एनविल, एंड देन द स्टेपीज और द स्टिरअप। ठीक है। और ये कनेक्टेड है बाहर की तरफ से, मैलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो स्टिरअप है ये कनेक्टेड है ओवल विंडो से। ओवल विंडो जो है ये स्टिरअप के अंदर यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओवल विंडो। तो इनर, अब ओवल विंडो के बाद आ जाती है इंटरनल ईयर। अब कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, ओवल विंडो से इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाता है, और इसमें इंटरनल ईयर के 2 पार्ट्स हैं। एक तो है वेस्टिबुलर एपरेटस और दूसरा है कॉक्लियर पार्ट। जो ये वेस्टिबुलर एपरेटस है, वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ये कनेक्टेड होता है विद द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। जबकि जो कॉक्लिया होता है, ये जो है, ये दिस इज द एक्चुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग। अब जो ओवल विंडो है, यहाँ पर जो ओवल विंडो है, यहां से एक कैनाल आती है विच इज द वेस्टिब्युलर कैनाल। इस जगह से एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्युलर कैनाल। और दूसरी एक यहाँ पे एक और ओवल विंडो के नीचे एक और विंडो होती है, राउंड विंडो। राउंड विंडो से दूसरी कैनाल निकलती है विच इज द टिम्पैनिक कैनाल। अब टिम्पैनिक कैनाल और वेस्टिबुलर कैनाल, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। मतलब कि वेस्टिबुलर कैनाल कंटिन्यूज इनटू द टिम्पैनिक कैनाल। एक सिरे पर वेस्टिबुलर कैनाल कनेक्टेड है राउंड विंडो, ओवल विंडो से, और जो टिम्पैनिक कैनाल है वो कनेक्टेड है
राउंड विंडो से, और पीछे की तरफ ये दोनों यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई हैं, और इन दोनों के बीच में आती है कॉक्लियर कैनाल। इन दोनों के बीच में है कॉक्लियर कैनाल, जो कि वेस्टिबुलर और टिम्पैनिक कैनाल के बीच में है। और जो बाउंड्री है कॉक्लियर कैनाल और टिम्पैनिक कैनाल के बीच में, वो बनी होती है बेसिलर मेम्ब्रेन से, जिसके अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज द ऑर्गन जिसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं विच मेक द हियरिंग पॉसिबल। इसमें क्या होता है, इसके बेस में देयर इज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हेयर होते हैं विच प्रोजेक्ट अबव दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं, ये टर्मिनेट होते हैं हेयर सेल के सरफेस पे। और जब वाइब्रेशंस आती हैं, जब बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होती हैं, जो वाइब्रेशंस बाहर से आ रही हैं, कैनाल्स में से होती हुई आ रही हैं, तो जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन के सेंसरी हेयर को ये स्टिमुलेट करते हैं, तो उसकी वजह से इस तरीके से वेव लाइक पैटर्न बेसिलर मेम्ब्रेन में बनता है। और इसका जो व्हाट डू यू से डिफॉर्मेशंस होती हैं हेयर की, उसकी वजह से जो भी इम्पल्स जनरेट होता है, इट इज ये सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि साउंड वेव एंटर हुई एक्सटर्नल ईयर से, एंड ये अब एक्सटर्नल ईयर में आप ये देखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर में यहाँ पे सर्फ एरिया ज्यादा है, फिर ये एक जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये पतला हो जाता है, सो दैट कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस प्रेशर की वजह से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स प्रेशर बढ़ जाता है बाहर के मुकाबले, तो ये जोर से इम्पल्स आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये वेव जाती है, ये वाइब्रेशंस जो है ये मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस, स्टेपिस से ये गया ओवल विंडो में। अब ओवल विंडो से दिस गोज इनटू द वेस्टिबुलर कैनाल। वेस्टिबुलर कैनाल इज कनेक्टेड टू द स्केलर टिम्पैनी और द टिम्पैनिक कैनाल, और इन दोनों के बीच में इज द कॉक्लियर कैनाल, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हेयर सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स है, और फिर ये इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं इनटू द ब्रेन, इनटू द कॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, और वहां पर ये ट्रांसलेट होती है, जो वाइब्रेशन है ये वेवलेंथ की वाइब्रेशन जो है ये ट्रांसलेट होती है टू साउंड। सो दिस इज हाउ हियरिंग इज मेड पॉसिबल। तो 1867 में हेल्महोल्ट्ज ने ये पता किया था उनके एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो फोकस्ड होती हैं नियर द बेस ऑफ कॉक्लिया, और लो फ्रीक्वेंसी वेव्स का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो होता है एट द एपेक्स, मतलब हेयर के जो हेयर सेल्स हैं उसके सिरों पर। और इसके अलावा ये भी है कि जो मेम्ब्रेन है बेस पे स्टिफ होती है, और जिसकी वजह से वो फेवर करती है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को, और एपेक्स पे वो कम स्टिफ होती है, जिससे कि वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को फेवर करती है, सो दैट the organism is able to differentiate between different types of sounds। अलग अलग रिसेप्टर्स हैं अलग अलग पार्ट में इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो नर्व फाइबर्स जो रिसेप्टर साइनेप्स के हैं स्पाइरल न्यूक्लियस में और सेकेंडरी न्यूक्लियस में, ये सब सेवेंथ क्रेनियल नर्व सॉरी एट्थ क्रेनियल नर्व बनाते हैं, विच इज द ऑडिटरी नर्व। और इसके सिग्नल्स जो हैं हर एक अलग अलग प्रकार के सेल्स जो हैं अलग अलग प्रकार का सिग्नल कॉक्लियर न्यूक्लियस पे ट्रांसमिट करते हैं।
तो वर्टिब्रेट्स में भी सारे वर्टिब्रेट्स में जो ईयर है वो सेम नहीं होता है, जैसे कि फिशेस में और सिटेशियंस में, सिटेशियंस आर द एक्वेटिक मैमल्स, उनमें आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर लैकिंग है, और फिशेस में मिडिल ईयर भी नहीं होता है, इंक्लूडिंग द ईयर ड्रम एंड द ईयर साइकिल्स, क्योंकि जो फिशेस का टिश्यू है उसकी सेम डेंसिटी है जैसे कि वाटर की डेंसिटी है, तो वाइब्रेशंस जो सर पे आते हैं वो डायरेक्टली इनर ईयर में चले जाते हैं। कुछ फिशेस में, बोनी फिशेस में स्पेशली, उनके अंदर एक गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर होता है विच इज एनालोगस टू द इनर ईयर, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है और हियरिंग एबिलिटी भी बढ़ाता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ईयर का, लेकिन बर्ड्स में एक एक्स्ट्रा कैनाल होती है, एक्सटर्नल कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं उसको, वो बॉडी सरफेस से ईयर ड्रम तक, ईयर ड्रम जो कि अंदर है वहां तक जाता है। तो बर्ड्स में रॉड शेप बोन होती है कॉल्यूमेला, जो कि स्टेपीज को ज्वाइन करती है, इनर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर सरफेस से स्टेपीज को ज्वाइन करती है, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ये जो बोन्स हैं कॉल्यूमेला और बाकी की बोन्स ये जॉ का पार्ट है, लेकिन उनका रोल वहां पर भी हियरिंग में ही होता है। और फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस में लेटरल लाइन ऑर्गन्स हैं जो कि विच आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस, इसमें लो फ्रीक्वेंसी साउंड को डिसेप्ट ये रिसीव कर सकते हैं, एंड इनके अंदर मॉडिफाइड हेयर सेंसिला होते हैं जो कि विच रिस्पॉन्ड टू द फ्लो ऑफ वाटर इन लेटरल लाइन कैनाल और ऑन द बॉडी सरफेस, कोई भी चेंज आता है फ्लो ऑफ वाटर में तो उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द विजन, vision is based on the perception of electromagnetic radiations, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें बहुत इट कवर्स अ वेरी वाइड स्पैन, उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम भी है और इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी है, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ। जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि दे विल बर्न द फोटोसेंसिटिव सेल्स, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, उनके अंदर एनर्जी इतनी कम होती है कि वो उसको सेंसिटाइज ही नहीं कर पाती हैं, जो विजुअल पिगमेंट है या फोटो सेंसिटिव सेल्स है, फोटो रिसेप्शन को वो शुरू ही नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से जितना भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फॉर विजन वो कन्फाइंड है ओनली टू द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम यू ऑल नो इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो रेड लाइट है उसमें सबसे कम वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जो वायलेट लाइट है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है, लेकिन वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा वो अल्ट्रा वायलेट, जिसकी वेवलेंथ रेड से कम वो इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अगर हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखते हैं आई का, तो इनिशियली अब जो आप ये देखिए पिन होल आई है मेरीन मोलस्क जैसे कि नॉटिलस, इसमें कोई लेंस नहीं है एंड देयर इज अ रेटिना इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। उसके बाद एक लेंस फिल्ड आई है लैंड स्नेल की, जैसे कि हेलिक्स है, इसमें ये लेंस है, उसमें उसी में फिर विट्रस ह्यूमर है और पीछे रेटिना है। देन देयर इज अ इन्वर्टेड आई ऑफ स्कैलप, स्कैलप यानी कि सीपी, उसका एक एग्जाम्पल है पैक्टन। इसमें इन्वर्टेड आई होती है जिसमें रेटिना जो होता है वो देयर इज अ प्रॉक्सिमल रेटिना एंड अ डिस्टल रेटिना, एंड उसका लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। देन वर्टिब्रेट लाइक आई ऑफ स्क्विड विच इज सीपिया। आप इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक ह्यूमन आई से मिलता है। देयर इज अ कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, देयर इज अ लेंस, ancillary muscles are there, iris और the diaphragm is there। तो ये इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक आप देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट आई से मिलता है। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में जो आउटर मोस्ट लेयर है
दैट इज द स्क्लेरा। अब ये जो स्क्लेरा है, आंख के सामने की तरफ ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड इट इज नोन एज कॉर्निया। अब स्क्लेरा के अंदर देयर इज अनदर लेयर विच इज द कोरोइड। कोरोइड जो है आगे की तरफ नहीं है, लेंस के आगे कोरोइड नहीं है, ठीक। अब कोरोइड के अंदर है रेटिना। रेटिना के अंदर ही एक पॉइंट है पीछे की तरफ जहां पर वो ऑप्टिक नर्व से ज्यादा कनेक्टेड है, विच इज द फोविया और द ब्लाइंड स्पॉट। आगे की तरफ आप ये देखिएगा कि देयर इज अ लेंस, देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और इस लेंस को होल्ड करने के लिए सीलियरी मसल्स हैं। अब यहाँ पर लेंस के आगे आइरिस है या डायफ्राम है, वो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट उसमें जा रही है लेंस में, ठीक। सो लेंस की वजह से आई जो है दो चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। आगे वाला जो है लेंस के आगे वाला चैम्बर इज नोन एज द एक्वस चैम्बर एंड उसके पीछे वाला इज द विट्रस चैम्बर एंड दे आर फिल्ड विद सम फ्लूइड, एक्वस एंड द विट्रस ह्यूमर। तो जो आई है, अब when it is focusing on the distant objects, the lens becomes flattened and the ciliary muscles they relax. लेकिन while focusing on the near objects, जो जब पास देखना होता है, the ciliary muscles they contract and the lens becomes convex. तो जिससे कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो फोकस में आ जाते हैं। और वर्टिब्रेट रेटिना जो है वो इन्वर्टेड होता है और इसमें जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो कोरोइड के तुरंत बाद में होते हैं और बाइपोलर सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स हैं। और जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां से ऑप्टिक नर्व जो है आई से बाहर निकलती है। नाउ we have two types of cells, the rods and the cones. जो रॉड्स होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं। आप ये देखिए जो इसमें ग्रीन वाले हैं, दीज आर द रॉड्स, ये ज्यादा लंबे होते हैं और इनमें एक ही फोटोपिगमेंट होता है विच इज द रोडोप्सिन, ठीक। तो रॉड विजन जो होता है नॉर्मली कलरलेस होता है। यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी जो है वो कम होती है, मतलब एक्यूरेसी कम है लेकिन लाइट सेंसिटिविटी इसमें ज्यादा है। उसका कारण ये है कि एक नर्व सेल बहुत सारे रॉड से अटैच्ड होता है, तो उससे सेंसिटिविटी तो बढ़ जाती है लेकिन एक्विटी या प्रिसाइसनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरी तो रॉड्स जो है वो अधिकतर नॉक्टर्नल स्पीशीज में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है। देन कोन्स, जो इसमें आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं, दीज आर द कोन्स। और एक नर्व सेल से थोड़े कम कोन्स अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रिसीजन बढ़ जाता है। और कोन्स में दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। तो अगर एक ही फोटो पिगमेंट प्रेजेंट है देन द विजन इज मोनोक्रोमैटिक। अगर दो पिगमेंट फोटो पिगमेंट प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज डाइक्रोमैटिक। अगर तीन प्रेजेंट है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में होते हैं देन द विजन इज नोन एज द ट्राइक्रोमैटिक। तो जिन स्पीशीज में ट्राइक्रोमैटिक विजन होता है उन स्पीशीज में विजन बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत अच्छा होता है। दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लार्ज वेराइटी ऑफ कलर्स। तो डायक्रोमेटिक विजन की एक एग्जांपल है ग्रे स्क्विरल, स्काईयूरस, कैरोलिनेलेंसिस। देन ट्राइक्रोमेटिक विजन में एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग। तो विजुअल फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी हो गया, कलर टेलीविजन जो है दे आर बेस्ड ऑन द ट्राइक्रोमेटिक विजन। अब एक जो इम्पोर्टेंट है, ये आपकी क्विज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देयर इज अ फिनोमिना नोन एज पुरकेंजी शिफ्ट।
पुरकेंजी जो एक चेकोस्लोवाकियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1825 में ये ऑब्जर्व किया कि जो रेड फ्लावर्स होते हैं वो दिन में तो बहुत ब्राइट लगते हैं, लेकिन जब शाम होती है, ट्वाइलाइट आती है, जब दोनों समय मिलते हैं, उस समय रेड फ्लावर्स एकदम से डल लगने लगते हैं, जबकि जो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं वो उस समय भी थोड़ा ब्राइट लगते हैं इन कंपैरिजन टू द रेड फ्लावर्स। तो ऐसा इसलिए होता है, उन्होंने पाया कि ये इसलिए होता है कि उस समय जो विजन है हमारा, वो चेंज हो रहा है फ्रॉम द कोन टू द रॉड। क्यों? क्योंकि अंधेरे में कोन्स उतना अच्छा काम नहीं करते हैं जितना कि रॉड्स अच्छा काम करते हैं। तो जो हमारा विजन है वो कोन विजन से रॉड विजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज अडेप्टेशन टू सी इन द डार्क। तो ये जो शिफ्ट है, ये स्पेक्ट्रल विच देयर इज अ शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ द आई when the eye shifts from the cone vision to the rod vision is known as the Purkinje shift or dark adaptation. तो रॉड्स जो है, क्योंकि दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन, सो उस समय कोन इतना काम नहीं करेंगे क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में कलर्स वैसे भी पता नहीं चलेंगे। सो दिस इज द पुरकेंजी शिफ्ट। So there is a difference in the structure of the eye of different vertebrates also. This you can read through. बाकी जो explain करने का है वो मैंने आपको बता दिया है. Then there are electroreceptors. This is the last type of receptor. Electroreceptors are the receptors which can perceive or which can sense the change in the electric current. इलेक्ट्रिक करंट और द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ फिशेज होती हैं जिनमें हेयर सेल्स होते हैं उनकी बॉडी सरफेस पर, उन्होंने दे हैव लॉस्ट द सीलिया बट दे आर मॉडिफाइड फॉर सेंसिंग द इलेक्ट्रिक करंट्स। जैसे कि कुछ शार्क्स हैं जो कि बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट्स जो कि प्रे फिशेस के मसल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इम्पल्सिस प्रे फिशेस के मसल्स का प्रोड्यूस करते हैं, वो उसको डिटेक्ट करके दे प्रे ऑन दैट फिश यूजिंग द using their electroreceptors, उससे परसीव करके एंड दे विल डिटेक्ट द फिश। कुछ स्पीशीज जो है वो खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं अपने बॉडी के आसपास, जिसके लिए वो मॉडिफाइड नर्व या मसल टिश्यूज को यूज करते हैं। जो वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलोकेशन में भी काम आते हैं, कम्युनिकेशन में भी काम आते हैं उनकी। जैसे कि जिम्नार्कस नाइलोटिकस जो है ये मडी रिवर्स में रहती है, नीचे दल मतलब नीचे मिट्टी में रहती है, दबी रहती है ट्रॉपिकल अफ्रीका में। वहां पे क्या है, क्योंकि पानी में मिट्टी इतनी ज्यादा है कि विजुअल नेविगेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो उनके पिछले हिस्से में, फिश के पिछले हिस्से में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि एक कंटिन्यूअस वीक इंपल्स जनरेट करते रहते हैं, और उनके सर में एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और वो स्टिमुलेट होते हैं बाय द हेल्प विद द स्मॉल चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द फिश। अगर फिश के चारों तरफ कोई चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट मीन्स वहां पे कोई और ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो वो इजीली प्रे कर सकती है। एंड सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि डिफरेंशिएट कर पाते हैं बिटवीन द मूविंग एंड द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, जिससे कि जो एनवायरनमेंट में उनके उनके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं वो उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर ले जाते हैं। तो इसकी सहायता से वो नेविगेट कर पाते हैं, जो कि गंदला पानी है, मर्की वाटर इज गंदा मिट्टी वाला पानी, तो उसमें बहुत इजीली नेविगेट कर पाते हैं। इसी तरीके से फ्रेश वाटर फिशेज हैं, ऑर्डर मोरमाइरी फॉर्मिस फ्रॉम अफ्रीका एंड जिम्नोटी फॉर्मिस फ्रॉम साउथ अमेरिका। ये कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्पीशीज आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सेक्स बाय मॉड्यूलेटिंग द शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिस्चार्ज। अब ये सब भी इनका जो कम्युनिकेशन हो रहा है बेसिकली दैट इज बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस। So that's it for your syllabus.